हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। और एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका जो आईपीएस गाइड की जो वेबसाइट है, आप वहाँ को विजिट करोगे तो एसबीआई क्लर्क मेंस डे 46 में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है और एक स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का एक क्वेश्चन है। तो काफ़ी मज़ा आएगा सेशन में। आपको वीडियो को पॉज करिए, देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कोडिंग डिकोडिंग में, कि यहाँ सिर्फ नंबर है, नंबर को ही डिफरेंट तरीके से कोड किया गया है। तो जब भी हमारे नज़र में नंबर आता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या स्ट्राइक करता है कि किस तरीके से हम सोचें। हम इवन और ऑड वाला सोचते हैं, है ना। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है और अगेन मेरा ऑड नंबर है ना। तो मैं कुछ करूँगा यहाँ पे, देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। प्लस माइनस करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्या करूँगा, ये इवन नंबर को 2 से डिवाइड करूँगा, जो कि होगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 18। और ये 18 किसके पास है, इस 19 के पास है। तो ऐसा हो रहा है कि इफ़ नंबर इज़ इवन, तब क्या करो, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 एंड प्लस 1 कर दिया यहाँ पे। तो ये था। अच्छा, ऑड में क्या हो रहा है, ऑड नंबर आपका 43। अब 43 में एक बार प्लस 1 करके देखो, उसको इवन बनाओ तो 44 हुआ। और 44 का आधा करने पे 22 हुआ। अब 22 से एक माइनस 1 कर देंगे तो मेरे पास 21 आ जाएगा। चलो यहाँ पे यही चीज़ अब हम यहाँ पे भी लगाते हैं ऑड, इस वाले ऑड में। 89 में मैंने प्लस 1 किया, सुनना, प्लस 1 किया तो मेरे पास 90 हो गया। 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 हो गया। और 45 में से एक हटा देंगे, माइनस 1 कर देंगे तो दैट इज़ 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर कुछ हम इस तरीके से कर सकते थे यहाँ पे कि 89 को हमने 88 कर दिया, माइनस 1 कर दिया, माइनस 1 किया, क्या आया, 88 का आधा कर दिया, 44 आ गया कि नहीं आ गया। देखो यहाँ पे यही सब चीज़ें हो रही हैं कि हो क्या रहा है, किसका कोड क्या दिया हुआ है, ठीक है। 89 से मैंने माइनस 1 किया और 44 मेरा आ गया, सिंपल से। 43 को मैंने आधा मतलब माइनस 1 किया तो 42 आया। 42 का आधा करने पर क्या, 2 2 4 21 आएगा। तो इतना प्लस माइनस ना करो, सीधा एक बार जो गिवन नंबर उससे माइनस कर दो 1 और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो इफ़ नंबर इज़ ऑड, सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ नंबर इज ऑड, तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 1 एंड डिवाइड 2 एंड डिवाइड बाय 2, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। चलो और यहाँ देखते हैं, ये मेरा इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ट्रिपल डिवाइड किया 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 1 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब मैंने इसमें प्लस 1 कर देना है तो मेरे पास जो ओरिजिनल कोड आएगा 478 आएगा। 381 क्या है, मेरा ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 380। अब 380 का आधा करने पे क्या आएगा, 380 का आधा करो भाई, 380 का आधा करने पे आएगा 2 1 ज़ा 2, 1 2 9 ज़ा 18, 190। अब ये आया हमारा और था, तब यानी देखा नेक्स्ट नंबर मेरे पास इवन आ रहा है। फिर इसको सिंपली मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा, 551 आएगा। पर मुझे प्लस 1 करना पड़ेगा तो मेरे पास आएगा 552। तो ये मेरा कोड है और ये मुझे कहाँ दिख रहा है आपका, 552190 और 552190, 552190 आपको कहाँ दिख रहा है, 552190 478। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज आएगा क्या, क्योंकि 478 दिख गया, 192 नहीं है। अच्छा ये आपका क्या है, ऑड था, ऑड में मैंने क्या किया, माइनस 1 क्या, 380 का आधा करेंगे तो यहीं तो आएगा, 2 1 2, 1 2 9 18, हाँ 190 आएगा, 478 190। और इसका मैं करूँ अगर तो मेरे पास आएगा 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 0 2 1 2, 551। तो ये मेरा इवन था कि और था, ये मेरा इवन था। तो इसमें +1 कर दिया तो आपका 552 हो जाएगा।
तो 552 और कहीं नहीं दिख रहा है ये नंबर मुझे, ये देखो 478 यहाँ दिखा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 552 190 478, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है, अब ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है पहले ही -1 कर देंगे तो 3910। ठीक है, 45 ऑड है पहले ही माइनस कर देंगे 44, 876। अब ये इवन है तो इसमें हम बाद में ऐड कर देंगे, मतलब डिवाइड करने के बाद, तो आपके सामने आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, मतलब 439 आएगा, 439। और इसका 44 है तो 22 हो जाएगा, तो कहाँ दिख रहा है 439 22, और इसको देख लेते हैं। अब ये मेरा ऑड था तो -1 मैंने पहले ही कर दिया, अब इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 ज़ा 2 1, 2 9 ज़ा 18, 1 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 1955 1955, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है ना। चलो, लॉजिक पता है, सब कुछ पता है, कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने सर्कुलर अरेंजमेंट की, जिसको मैं कह रहा था कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो के 2 केस में बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से इसको क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, बोला क्या है, 10 पर्सन्स की बात बोली गई थी, नेमली ये बोले गए हैं ABCDEPQRST are sitting in a circular table in such a way that the person sitting facing the center while others facing away from the center। अब यहाँ पे ये बात बता दी कि कुछ लोग इनसाइड किए गए हैं, कुछ लोग हमारे आउटसाइड फेसिंग किए गए हैं। अच्छा, ईच पर्सन लाइक्स डिफरेंट हिल्स स्टेशन, तो शिमला, लद्दाख, मसूरी, मनाली, कश्मीरी, दार्जिलिंग, ऊटी, ये क्या है मेरे, ये हिल स्टेशन हैं जो कि डिफरेंट पर्सन को लाइक करते हैं। अच्छा, ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे को इंट्रो बताया, तो मैंने इस तरीके से देखो केस 1 केस 2 बना लिया है। अभी क्या है कि मैं अब इतना समझ में आ गया है कि क्या हुआ है ये। अब कहता है क्या है कि क्यू जो है थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक मसूरी, मुझे नहीं मालूम अभी कि मसूरी किस तरफ है कि क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले सारे पॉइंट्स उतार लेता हूँ। तो क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मसूरी, तो मैं पूरा तो नहीं लिखूँगा मसूरी, तो MUSS और थर्ड राइट में 1 2 3, क्यू मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड राइट में ओनली 3% सिट्स बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक मनाली, तो कहता क्या है क्यू 1 2 3 करके मनाली। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है कि हु डज नॉट सिट टू द वन हु लाइक मसूरी। ठीक है, तो भैया मनाली और मसूरी एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, और दोनों क्या किए गए हैं, पीपल वन हु लाइक मसूरी एंड मनाली से फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, ओनली 3 पीपल से ई एंड द वन हु लाइक ऊटी, तो ई 1 2 3 करके ऊटी, केवल 3 ही लोग हैं ई और ऊटी के बीच में। ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक मनाली, तो मनाली के सेकेंड राइट में कौन है, ए है। ये बात भी बोली, मैंने लिख दी। आगे देखो क्या कहता है, टी एंड द वन हु लाइक कश्मीर डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक कुल्लू। ओके, कश्मीर हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक कुल्लू, तो कश्मीर और कुल्लू एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है, कही हुई बात को मैंने बॉक्स में लिख दिया। और टी और द वन हु लाइक कश्मीर हु डज नॉट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक सिट फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब टी और कश्मीरी की, टी प्लस कश्मीर का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन, लिख दो, यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, डी हु नाइदर से एडजेसेंट टू द वन हु लाइक नैनीताल, तो मतलब डी और नैनीताल एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है, नॉर एडजेसेंट टू ए, और डी और ए एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं। बस आगे देखो क्या बोलता है, क्या कह रहा है, नॉर से एडजेसेंट टू ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, मतलब पी के थर्ड राइट में, पी के थर्ड राइट में डी आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ तक तो पढ़ लिया, ओनली 2% सिट बिटवीन ए हु इज फेसिंग द सेंटर एंड द वन हु लाइक नैनीताल हु डज नॉट सिट नेबर ऑफ द वन हु लाइक मनाली। अब यहाँ पे सुनो, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ और समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला,
यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोली कि ए जो है आपका मिडल की ओर देख रहा है, मैंने लिख दिया ए मिडल में। आगे क्या कह रहा है, ए यहाँ लिखा, दो केस बना लिए मैंने, ए और नैनीताल के बीच में 2 पर्सन है, तो ए यहाँ रखा, 2 का गैप देके नैनीताल यहाँ लिखना है। ए 2 का गैप दिया, नैनीताल ये रहा, ठीक, 2 लोग लिख दिया ए और नैनीताल के बीच में। अब मुझे इतना मालूम था नैनीताल और मनाली एक दूसरे के नेबर में नहीं हैं, ये बात पता है। अब मनाली के सेकंड राइट पे मुझे लिखना है ए, तो कन्फर्म में मनाली लिख के यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि मनाली और नैनीताल एक साल हो जाए, तो मनाली यहाँ लिखना पड़ेगा। और ये भी अच्छा, यहाँ पे देखो ये मिक्स मत कर देना, ये ऐसे करके अलग है। मनाली के सेकंड राइट में ए है, तो मतलब मुझे क्या देना पड़ेगा मनाली को, मतलब मनाली ये रहा ना, MENALI, मनाली, मनाली के सेकंड राइट में, तो मनाली का मुझे फेसिंग क्या करनी पड़ेगी, आउटसाइड। ध्यान रखना मनाली अगर आउटसाइड है तो मसूरी मेरा इनसाइड होगा। यहाँ पे ये बात बोली गई हुई थी, अपोजिट डायरेक्शन में मनाली और मसूरी। यहाँ पे देखते हैं, अगर नैनीताल ये है तो मनाली आपका कहाँ जाएगा, एक का गैप देके मनाली इधर आ जाएगा, 2 का गैप देके है ना, कितना है कि 1 पर्सन, ओनली 2 पर्सन से बिटवीन द वन हु इज फेसिंग सेंटर एंड द वन हु लाइक नैनीताल हु डज नॉट। अच्छा मनाली के सेकंड राइट में, हाँ तो एक का गैप देके मनाली ये हो जाएगा। अच्छा सेकंड राइट में बोला है ना, तो अब इसका फेस इनसाइड होगा, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा मनाली का फेस इनसाइड हो गया, तो इस वाले केस में मसूरी का फेस क्या होगा, आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। आगे देखते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक लद्दाख। अच्छा ए एक जो देखिए लद्दाख, तो 2 का गैप देखिए लद्दाख ये रहा, 1-2 का गैप देखिए लद्दाख। अच्छा पी हु नाइदर लाइक्स नैनीताल, पी को नैनीताल नहीं पसंद है, सबसे पहले तो ये बात बोली। और पी जो है एडजेसेंट में नहीं बैठा लद्दाख के, पी जो है लद्दाख के एडजेसेंट में नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पी के पास लद्दाख नहीं जा सकता, पी के पास लद्दाख जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या बोला है। अच्छा पी यू नाइदर हु विजिट्स लद्दाख, पी नाइदर नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक शिमला, तो शिमला के सेकंड राइट, सेकंड टू द लेफ्ट है, तो शिमला के सेकंड लेफ्ट में पी आ रहा है, सेकंड लेफ्ट में। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो क्या बोलता है। अच्छा आगे क्या कहता है, पी हु नाइदर लाइक्स नैनीताल नॉर्थ से एडजेसेंट टू द वन हु लाइक लद्दाख एंड सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक शिमला, ठीक है। यहाँ तक तो कर लिया। टी हु लाइक्स टू विजिट ऋषिकेश सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, 1 2 3 करके टी, और टी के पास क्या है, ऋषिकेश है, और टी से थर्ड लेफ्ट में ना, टी से थर्ड लेफ्ट में, ठीक क्लियर। एस हु नाइदर विजिट्स नैनीताल नॉर्थ एडजेसेंट टू ए, एस और ए एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं, और एस के पास नैनीताल नहीं जाएगा, मतलब कभी भी नहीं गया था। आगे क्या कहता है देखो, एस नाइदर विजिट्स पर्सन एड, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, पर्सन एडजेसेंट टू द वन हु लाइक शिमला हु नाइदर एडजेसेंट टू द नैनीताल, मतलब शिमला और नैनीताल एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है। और पर्सन और मसूरी एक, शिमला और मसूरी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है, ये बात कह रही है। आगे कहता क्या है कि शिमला हु नाइदर एडजेसेंट टू द वन नैनीताल नॉर द वन हु लाइक मसूरी। आगे कहता है सिट फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन फेसिंग ऑफ द वन हु लाइक शिमला। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मान लो शिमला ये है, शिमला ने इनसाइड की ओर फेसिंग किया, तो जो उसके एडजेसेंट में होंगे ना वो उसके अपोजिट में करेंगे एज़ कम्पेयर टू शिमला, ये बात कह रही है। वहीं वाइस वर्सा कर देना, मतलब अगर शिमला का आपका आउटसाइड है तो उसके एडजेसेंट वाले क्या देखेंगे, इनसाइड देखेंगे, बस ये बात यहाँ पे कह रही हैं। अच्छा ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड द कुल्लू, तो बी और कुल्लू के बीच में 1 पर्सन है, बी 1 का गैप दे के कुल्लू, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी,
सी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? ई है। ई के थर्ड लेफ्ट में सी है। हु सिट्स विद टी, मतलब सी और टी एक दूसरे के एडजेसेंट में होंगे। आर हु डज नॉट लाइक शिमला सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द ऊटी, ऊटी के इमीडिएट लेफ्ट में आर है और आर कभी भी शिमला नहीं गया, ये चीज़ समझ लो। पर्सन एडजेसेंट टू आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू आर, सिमिलर यही वाली कंडीशन हुई, मतलब आर ने अगर फेसिंग इनसाइड गया है तो ये और ये सेम करेंगे, और अगर आर ने मैं लिख के फिर से बता देता हूँ, आर ने अगर आउटसाइड किया है तो उसके एडजेसेंट वाले सारे इनसाइड करेंगे। ये है बात, कहानी की गई है आर के बारे में। अब हमें धीरे धीरे समझना पड़ेगा यहाँ पे कि किस पॉइंट से स्टार्ट करना और किस पॉइंट से ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो नैनीताल और मसूरी ओके एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है। शिमला और देखा जाए तो शिमला से मुझे कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, है ना। तो क्योंकि शिमला को बैठाने का फ़ायदा रहेगा, मुझे देख लेता हूँ शिमला को कहाँ कहाँ लिख सकता हूँ यार। शिमला कभी भी नैनीताल के बगल में तो नहीं आएगी, बोल दिया था साफ साफ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर हमने शिमला वाली लाइन छोड़ के हमने मसूरी वाली लाइन पकड़े तो क्या वो ज़्यादा सही है कि नहीं? क्योंकि मसूरी के बारे में कुछ चीज़ें पता थी कि मनाली और मसूरी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है, और मसूरी के थर्ड राइट में क्यू है, और क्यू और मनाली के बीच में 3% करने। मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, यहाँ पे क्यू और मनाली के बीच में 3% करने हैं, और मसूरी से थर्ड राइट में क्यू है, साथ ही साथ मसूरी की क्या डायरेक्शन है वो भी मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि मनाली और मसूरी अपोजिट डायरेक्शन है, और मनाली की मुझे अगर इनसाइड आउटसाइड दिख रही है तो मसूरी इनसाइड हो जाए, और अगर मनाली इनसाइड है तो मसूरी आउटसाइड हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ों को रखते हुए हम फिक्स करना शुरू करते हैं। चलो, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, सिर्फ एक ही केस बनेगा और एक ही चीज़ बनेगी कि हम मसूरी को कहाँ लिख सकते हैं। हम मसूरी को यहाँ लिखेंगे, और कहीं पे भी ये कहानी नहीं बन पाएगी। कौन सी? मनाली और क्यू के बीच में 3% लिख के दिखाएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि मैंने लिख दिया और आपको दिखाया नहीं। मनाली है, मनाली का फेसिंग क्या होगा? इनसाइड। अब यहाँ से मसूरी का फेस क्या होगा? इनसाइड। अब मसूरी से थर्ड राइट में क्यू, 1 2 3 करके क्यू। अच्छा, क्यू और मनाली के बीच में देखो 1 2 3 लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, अब बाकी जगह आप कहीं पर मसूरी को रखो, यहाँ तो आप वैसे भी नहीं मसूरी अगर यहाँ लिखते तो यार आप बताओ थर्ड राइट में क्यू को लिखना होता, तो 1 2 3 करके क्यू और मनाली तो बगल बगल आ गए, पर हमें तो 3 का गैप लिखना था। ऐसे ही हमें सब जगह चेक करना पड़ेगा। अब मसूरी यहाँ लिखते तो थर्ड राइट में 1 2 3 करके क्यू और मनाली आ गया, यहाँ लिखते तो भी नहीं आता, यहाँ लिखते तो भी नहीं आता। क्यों? मसूरी इनसाइड होता, 1 2 3 करके क्यू और मनाली के बीच में तो 2% हुए ना, चाहे वो क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, है। मुझे तो 3% बैठाने क्यू और मनाली के बीच में, तो सिर्फ यहीं पर मैं लिख पाता और कहीं नहीं लिख पाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, मसूरी यहाँ लिखा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे भी वाले केस की अगर हम बात करें तो मसूरी को कहाँ लिखेंगे? हम यहीं लिख पाएंगे और कहीं हम लिख ही नहीं पाएंगे। मसूरी का फेस क्या हो जाएगा? अब आउटसाइड हो जाएगा ना, क्योंकि मनाली इनसाइड है। तो अब थर्ड राइट में मुझे क्यू को लिखना है, तो 1 2 3 करके क्यू यहाँ लिखूंगा, और क्यू और मनाली के बीच में देखो 3% है। बिल्कुल कहानी बन रही कि नहीं बन रही है? बन रही। अब हमारे लिए एक चीज़ अच्छी हो जाएगी कि अब हम शिमला वाला पॉइंट उठा सकते हैं, क्योंकि शिमला और नैनीताल तो होंगे ही नहीं, और शिमला और मसूरी एक साथ होंगे नहीं, और शिमला को कुछ इस तरीके से लिखना है कि उसके बगल वाले जो हैं सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो देखा जाए शिमला यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि शिमला ये देखो, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते तो हम एक केस बना सकते थे, बट नहीं हो सकता। तो शिमला यहाँ तो आएगा नहीं। शिमला यहाँ आएगा क्या? शिमला यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और कहाँ शिमला आएगा? शिमला नैनीताल के बगल में होगा नहीं, और मसूरी के बगल में होगा नहीं, तो बचा क्या? शिमला यहीं आएगा। अच्छा सर, आपने इसको क्यों नहीं माना कि ए जो है शिमला हो जाएगा मेरा, तो क्या बात बन जाएगी? अरे भाई देखो, अगर शिमला ये होता तो शिमला के सेकंड राइट में पी को लिखना पड़ता, तो सेकंड राइट में कि सेकंड लेफ्ट में देखने दो। शिमला कहीं लिखा है, शिमला से मैंने कोई पॉइंट लिखा है, शिमला के सेकंड लेफ्ट में पी को लिखना पड़ता।
अभी बताओ, शिमला ये लिखते, सेकेंड लेफ्ट में पी आ पता क्या क्यू है, नहीं आ पता ना, तो शिमला ये हुआ। अब मुझे देखना है शिमला का डायरेक्शन क्या होगा। वही डायरेक्शन होगा जो कि अगर इसके अपोजिट जो एडजेसेंट वाले हैं वो तो सेम में होंगे, तो मतलब अगर ये इनसाइड है तो ये भी इनसाइड होगा, तो ये इनसाइड तो ये क्या हो जाएगा, आउट। अब यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट में मुझे पी को लिखना है, तो पी मेरा आंख बंद करके आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पी, और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है मेरे पास। अभी क्या है, इस केस की बात कर ले कि शिमला कहाँ जा सकता है ना। अगर हमने शिमला को देखना चाहा तो ना तो नैनीताल के बगल में ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है, ना तो मसूरी के बगल में होगा, तो शिमला के सेक्टर, अच्छा ये भी तो हो सकता था एक ही ए शिमला हो जाए, ऐसा भी हो सकता था क्या। अगर हमने देखा तो शिमला अगर ये होता तो क्या बात बनती, शिमला अगर ये होता तो फेसिंग आउटसाइड हो जाता है ना, फेसिंग आउटसाइड हो जाता। और सेकेंड लेफ्ट में पी को लिखना था, तो 1 2 करके पी नैनीताल होता। अगर शिमला ये होता और फेसिंग आउटसाइड ही होती, क्योंकि ये इनसाइड है तो ये भी इनसाइड होता और ये आउटसाइड, और सेकेंड लेफ्ट में पी, ए का गैप देखिए पी एंटी क्लॉकवाइज जाता, और पी कभी नैनीताल हो नहीं सकता, इस पॉइंट पर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो शिमला ये होगा नहीं, यहाँ पे लाइन खींचो यार, है ना, शिमला होगा नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, शिमला को अगर मैंने शिमला ये दिया हुआ तो शिमला के सेकेंड लेफ्ट में पी मनाली हो जाएगा, पी मनाली हो जाएगा, लेकिन पी और लद्दाख एक दूसरे के नेबर में नहीं है, तो अब कन्फर्म पता चल जाएगा शिमला ये हो जाएगा। अच्छा दोनों इनसाइड है ना, तो ये हमारा आउटसाइड है। सेकेंड लेफ्ट में पी को मैं यहाँ लिख देता, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं था भाई मेरे पास। अब मैं कहूँगा कि पी ये कंडीशन मेरी डन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा मसूरी और क्यू भी डन हो चुकी है, क्यू और मनाली भी डन हो गया है, मनाली और ये भी डन हो गया, मनाली और ए ये भी डन हो गई है। अच्छा शिमला और नैनीताल और शिमला और मसूरी को भी ध्यान रखते हुए मैंने कर लिया, शिमला वाला भी पॉइंट क्लियर हो चुका है। और क्या बच रहा है, अभी याद था पी, हाँ पी से थर्ड राइट में मुझे डी को लिखना था, तो चलो और देखते हैं। देखो टाइम लगेगा यार, मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लगेगा। पी के थर्ड राइट में डी है, तो 1 2 3 डी नहीं आएगा, 1 2 3 डी यहाँ आ जाएगा। अब वो भी थर्ड राइट में डलना था, तो मुझे इसको फेसिंग इनसाइड करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ देखते हो 1 2 3 डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 डी यहाँ आ जाएगा। डी तो यहाँ पे काफ़ी कंडीशंस बन रही हैं, क्या देखना पड़ेगा। अच्छा अगर मैंने ये रखा 1 2 3 डी यहाँ, तो डी और नैनीताल एक दूसरे के नेबर में हो गया, पर बोला ये था डी और नैनीताल एक दूसरे के नेबर में नहीं होंगे, तो कन्फर्म पता चल गया 1 2 3 डी मन यहाँ आ जाएगा। अच्छा थर्ड राइट में बोला था ना, तो इसको फेसिंग देना पड़ेगा आउटसाइड, तो डी नैनीताल हो गया। अच्छा और डी ए भी हो गया, तो ये भी आपका डन है, समझ लो किसी तरीके से। अब हम कौन सा पॉइंट उठाना चाहेंगे, अब हम सोचेंगे एस से रिलेटेड क्या बात दी गई थी, एस और टी से। एस जो है थर्ड लेफ्ट में मुझे टी को बैठा देगा, मदद करेगा। अच्छा एस और ए एक दूसरे के नेबर में नहीं होने चाहिए, एस और ए, और एस जो है नैनीताल नहीं है, तो मतलब एस जो है यहाँ नहीं चेक करोगे, एक बार यहाँ पे हटा दो ये सब चीज़ें, एस को यहाँ नहीं चेक करना है और एस को यहाँ नहीं चेक करना है, क्योंकि एस और ए एक दूसरे के नेबर में नहीं है। अच्छा एस यहाँ सोचो तो थर्ड लेफ्ट में टी है ना, हाँ थर्ड लेफ्ट में टी, और टी के बाद इसी के 1 2 3 नहीं आएगा, 1 2 3 आ जाएगा, तो एस यहाँ आ सकता है इस जगह। एस यहाँ रखते तो 1 2 3 टी ऋषिकेश नहीं आएगा, 1 2 3 टी ऋषिकेश नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। एस यहाँ रखते थर्ड लेफ्ट में टी को लिखना है, तो 1 2 3 नहीं आ पाता एस यहाँ लिखते, तो 1 2 3 टी ऋषिकेश, 1 2 3 टी ऋषिकेश नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा। एक ही लास्ट कंडीशन बचती है, एस यहाँ आ जाएगा, एस के थर्ड लेफ्ट में टी है, तो मैंने इसको इनसाइड दिया डायरेक्शन, तो 1 2 3 टी यहाँ पे आ जाएगा और ऋषिकेश यहाँ आ जाएगा। आई होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है इस डायग्राम। यहाँ वाले डायग्राम में देखते हैं एस और ऋषिकेश कहाँ आता है। एस यही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास लिखने के लिए, क्यों, क्योंकि एस और ए एक दूसरे के नेबर में होंगे, तो एस यहाँ तो आएगा नहीं, एस यहाँ आएगा नहीं। अच्छा एस जो है
एक नेबर और एस नैनीताल नहीं है तो एस यहाँ पे भी नहीं है। ऐसा आए तो 1 2 3 करके टी ऋषिकेश नहीं आता, 1 2 3 करके टी ऋषिकेश नहीं आता तो एस यहाँ से भी कट जाएगा। थर्ड लेफ्ट में लिखना था तो 1 2 3 करके यहाँ नहीं आएगा, बचा यहीं सिर्फ कॉम्बिनेशन, और कोई कॉम्बिनेशन मेरे पास अगर ये सोचोगे थर्ड लेफ्ट में टी 1 2 3 टी ऋषिकेश नहीं आया तो एस तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के कहाँ जाएगा बताओ। इस वाले केस की अगर हम बात करें इस वाले केस की तो एस जो मेरा घुमा के जा रहा है वो यहीं जा रहा है एस, और एस के थर्ड लेफ्ट में मुझे टी को लिखना है तो 1 2 3 करके तो आएगा नहीं, तो इसको फेसिंग आउटसाइड देनी पड़ेगी। 1 2 3 करके टी यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा ना सर। और टी के पास क्या है? ऋषिकेश है, टी के पास ऋषिकेश है। यहाँ तक तो चीज़ें चलो समझ में दोनों चली आ रही हैं पैरेलली। तो अभी देखा जाए तो यार ये भी डन हो चुका है, ये भी डन हो चुका है, पी नैनीताल, पी लद्दाख हो चुका है, एस और ए ये सब हो चुकी हैं पॉइंट्स। और कौन से पॉइंट्स बचने हैं यार? सी और टी वाला कंडीशन देखो ना। हाँ अब सी और टी, क्योंकि सी से क्या बात बोली गई थी, थर्ड लेफ्ट में ई को लिखना है और ई और ऊटी के बीच में 3 लोग हैं। तो चलो और इसको देखते हैं सी को कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। अच्छा बी और कुल्लू के भी बीच में, चलो ठीक है अभी बी और कुल्लू छोड़ दो, सी को रखते हैं ना। हम सी को देखते हैं कि कहाँ लिख सकते हैं। तो सी के थर्ड लेफ्ट में, सी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 करके ई नहीं आएगा, 1 2 3 करके ई, सी नैनीताल यहाँ आ सकता था, सी यहाँ आ सकता था, 1 2 3 करके ई आ जाएगा। और कहीं लिख पाएंगे सी को? सी के थर्ड लेफ्ट में 3 तो मतलब 1 2 3 नहीं लिख पाएंगे। सी के 1 2 3 तुम्हारा ई आता यहाँ, ओके सी और 1 2 3 यहाँ पे भी तो ई आ सकता था सी से, और थर्ड लेफ्ट। अच्छा एक बात सुनो, सी से थर्ड लेफ्ट में मुझे ई को लिखना है। मैं ये वाली कंडीशन चेक कर रहा हूँ गाइस, देखो ई और सी वाली कंडीशन ये वाली। तो इसको देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। ई से और ऊटी फिर देख लेंगे ना, 3 का गैप देख के। चलो ठीक है देखते हैं। और ऊटी और आर भी है, ऊटी और आर। तो यार यहीं एक मौका है मुझे उठाने वाला, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास, और किसको उठा लोगे हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि अगर मैंने सी और, अच्छा दूसरी चीज़ें और भी है, ये भी पॉइंट तो दिया हुआ था, मैं सी को रैंडमली नहीं चेक कर सकता हूँ। सी को ये भी ध्यान रखते हुए चेक करना पड़ेगा कि सी और टी दूसरे नेबर में होंगे। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मैं सी को या तो यहाँ रख के देखूँगा या तो मैं यहाँ रख के देखूँगा। तो पहले तो मैं सबसे पहले जो मैं सी को देखूँगा मैं यहाँ रख के देखूँगा। सी के पास नहीं, यहाँ नहीं रखूँगा मैं, पहले यहाँ रखता हूँ। चलो सी को यहाँ रखा, तो थर्ड लेफ्ट में टी ई को लिखना सेकंड, हाँ थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 3 करके ई आ जाएगा। चलो 1 2 3 करके ई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा यार। ई तो यार हर जगह आ रहा है, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ तो माजरा फंस रहा है। चलो कुछ नहीं, देखते हैं कि ई किधर आता है और ई किधर नहीं आता है। चलो इधर से हटा दो, पहले सी को यहाँ लिखते हैं। अच्छा सी, तो 1 2 3 करके ई आएगा नहीं आएगा, 1 2 3 करके ई आएगा नहीं, अब कन्फर्म है सी यहीं आएगा। अच्छा अब ई किधर जाएगा? 1 2 3 करके ई मनाली होगा ये, कि ई शिमला पे आएगा। अगर मैंने ई को यहाँ सोचा होता तो 3 का गैप देख के ऊटी लिखना, 1 2 3 करके ऊटी नहीं आता, 1 2 3 करके ऊटी नहीं आता ना ऊटी, तो कन्फर्म ई ये हो जाएगा। 1 2 3 करके ऊटी नहीं आएगा, 1 2 3 करके ऊटी ये हो जाएगा। लो, और ऊटी से इमीडिएट लेफ्ट में आर है तो आर ये हो जाएगा। अब देखो काफ़ी हद तक इस वाले में तो आ गया। अब ये नहीं हो रहा है कि डिसाइड करते हैं, चलो इसको। अच्छा यहाँ पे देखते हैं सी, अगर यहाँ सोचे होते तो सी से यहाँ सोचे होते तो सी से थर्ड लेफ्ट में ई को लिखना पड़ता, तो कहाँ जाता? 1 2 3 करके ई आता, नहीं आता, तो कन्फर्म है कि सी यहाँ आ जाएगा। अच्छा 1 2 3 करके ई आएगा नहीं, 1 2 3 करके ई आएगा, तो थर्ड लेफ्ट में मतलब इसको फेसिंग आउटसाइड देना पड़ेगा। 1 2 3 करके ई ये हो जाएगा। ई और ऊटी के बीच में 3 लोग, ई और ऊटी के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3 करके ऊटी यहाँ लिखोगे, तो लिखोगे 1 2 3 करके ऊटी और 1 2 3 करके ऊटी, लेकिन ऊटी के इमीडिएट लेफ्ट में आर नहीं लिख पाओगे ना, तो ई और ऊटी के बीच में 3 लोग, 1 2 3 करके ऊटी, ये लो ऊटी के इमीडिएट लेफ्ट में आर। बात समझ में आ रही कि क्या हो क्या रहा है अभी? चलो ये भी बात समझ में आ गई है यार। बी और ए का गैप देखिए कुल्लू लिखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे आर है, बी ए का गैप देखिए मुझे कुल्लू लिखना पड़ेगा, तो बी के लिए ये रहा, एक का गैप दिया कुल्लू लिख पाऊंगा नहीं, बी ये रहा, एक का गैप दिया कुल्लू लिख पाऊंगा नहीं। अल्टीमेटली ये केस पूरा गलत हो गया। अब बचा मेरे पास सिर्फ यही केस,
देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ना, हर एक पॉइंट को कनेक्ट करते हुए चलना था। अब बी किधर जाएगा, बी ये हो जाएगा, बी ए का गैप कुल्लू नहीं आएगा, ए का गैप कुल्लू ये हो जाएगा। अच्छा, और कोई पर्सन बच रहा है नहीं, और कोई पर्सन बच ही नहीं रहा है। अच्छा, और ऊटी के इमीडिएट लेफ्ट में आर को डालना था, लिख दिया। अच्छा, टी और कश्मीरी, कश्मीरी किधर जाएगा, कश्मीरी डी के पास चला जाएगा, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, है ना। और एक बात बोलती कि आर के जो नेबर वाले हैं ना वो सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, एडजेसेंट वाले, बट अपोजिट टू आर। मतलब ये अगर इनसाइड कर रहा है आर का नेबर होके तो ये भी इनसाइड करेगा, और ये दोनों अगर इनसाइड करें तो आर इसके अपोजिट में होना चाहिए, दैट इज आउटसाइड होगा। अच्छा, टी और कश्मीर का जो है सेम डायरेक्शन होगा, ये देखो लिखा था, तो अगर ये इनसाइड है तो ये भी इनसाइड हो जाएगा। अब बताओ ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका मैंने डायरेक्शन नहीं फिक्स की, सबकी डायरेक्शन की। अब एक हिल स्टेशन बच रहा है, दैट इज दार्जिलिंग, दार्जिलिंग दार्जिलिंग, ये रहा दार्जिलिंग। आई होप सबको क्लियर होगा, सबका यही डायग्राम आया होगा। देखो अब आती है बात की एक्सप्लेनेशन की। यार इतना लेंदी क्वेश्चन है तो हर एक चीज़ को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, कि ये यहाँ क्यों नहीं रखेंगे और यहाँ क्यों रखेंगे। अब वो कुछ फैकल्टीज, कुछ टीचर्स ये होते हैं जो डायरेक्ट लिख के बता देंगे कि भैया ये यहीं होगा, ये यहाँ होगा, ये होगा, आंसर आपका आ गया। तो भैया उनकी तारीफ़ करने वाली होती कि भाई वो तो बहुत जल्दी सॉल्व करके, मतलब उन्होंने तो समझाया भी 10 मिनट के अंदर है, मतलब 5 मिनट के अंदर समझा दिया, तो सॉल्व तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। अब गाइस ये देखो, इस क्वेश्चन को करने में जो मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम टाइम इसको कितना लगना चाहिए, 10 से 12 मिनट लगेगा ही लगेगा आपका, इसमें 10 से 12 जाएगा ही जाएगा। पर ये क्वेश्चन डुएबल था। डुएबल क्यों था, डुएबल इसलिए था क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न पे ही तो था। ये आपके एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा चलो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक नैनीताल विद रिस्पेक्ट टू सी। तो सी के रिस्पेक्ट में नैनीताल की क्या है, सी के रिस्पेक्ट में नैनीताल, सी ये रखा है, नैनीताल किधर है गुरु, नैनीताल ये रहा। तो सी के रिस्पेक्ट में देखा तो सी के सेकंड राइट में नैनीताल है, सी के सेकंड राइट में, सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन से बिटवीन द वन हु दार्जिलिंग एंड ऊटी व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ द वन दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग के लेफ्ट से तो 1 2 3 4, ऊटी किधर है, अच्छा ये रहा ऊटी। तो दार्जिलिंग से लेफ्ट साइड में देखें तो एक ही तो पर्सन बैठ रहा है, तो एक ही पर्सन बैठ रहा है, तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। अब मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में तुम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। तो काफ़ी क्वेश्चन देखो मैंने सब डिस्कस कर ही दिया है ऑलरेडी, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से इसका फाइनल रिजल्ट में आएगा। अब बात आ जाती है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाली की। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप 400 आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशन अंडर द इनोवेटिव स्विस चैलेंज मेथड। तो किस मेथड की बात हो रही है, स्विस चैलेंज मेथड की यहाँ पे स्टेटमेंट में कही हुई बात कही जा रही है। इट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू गो अहेड विद द डेवलपमेंट ऑफ फ्यू स्टेशन इन फेज बाय ओन। अच्छा अब एजम्पशन में क्या कहता है, एजम्पशन कहता है रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप द स्टेशन इनटू कमर्शियल हब की बात तो की ही नहीं गई है कहीं पे भी, पूरे स्टेटमेंट में कमर्शियल हब की कहीं पे बात नहीं की है कि ऐसा होगा विद ऑल एमेनिटीज़ फॉर द पैसेंजर्स, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। अगर सेकंड की बात की जाए, सेकंड एजम्पशन की, तो द रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू पुट द डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट आउट इन पब्लिक, ठीक है, एंड इनवाइट्स अ प्रपोजल फॉर द अदर इंटरेस्टेड एग्जीक्यूटिंग प्रपोजल यूजिंग द सेवरल मेथड ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो स्विस चैलेंज मेथड है इसमें क्या किया गया, ये करने के लिए रेलवे ने क्या किया, एक वो किया अपना प्रोजेक्ट जो है पब्लिकली दिखाया, इन प्रपोजल मांगा कि जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं वो इस पे दे, आप अपना सो विचार डालें यहाँ पे जो भी है। तो इम्प्लिसिट देखा जाए, मतलब सही स्टेट एजम्पशन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इज सो यहाँ पे इम्प्लिसिट कौन सा है, इम्प्लिसिट कौन सा है यहाँ पे, सेकेंड स्टेट एजम्पशन मेरा इम्प्लिसिट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो राइजिंग कंसर्न अबाउट द पॉल्यूशन इन अ मेजर इंडियन सिटीज़ हैव लीड टू अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स ऑफ होम एयर फायर। अच्छा पॉल्यूशन के बढ़ते नज़र रखते हुए क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा किसका, एयर प्योरीफायर का, और जो सेल्स हुई वो इंक्रीज़ की गई। अब न्यू दिल्ली विच हैज़ बीन कॉल्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द ग्लोब ऑफ बाय WHO इज़ नॉट वन ऑफ by only a biggest buyer of air purifier but also the fastest growth in the such of a product। तो इस प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है, ग्रोथ हो रही है सेल्स में एयर प्योरीफायर की, और बिगेस्ट बायर
ही है हमारा दिल्ली, न्यू दिल्ली, और साथ ही साथ न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है। तो क्या बात कही गई एग्जाम्पशन में, पीपल आर कंसर्न अबाउट द राइजिंग पोल्यूशन लेवल इन द सिटी। जब कंसर्न्ड हैं तभी तो क्या कर रहे हैं, एयर प्योरीफायर परचेज कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पशन मेरा सही जाएगा। अच्छा, एयर प्योरीफायर्स आर बेनिफिशियल फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, एलर्जी एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो बिल्कुल भाई, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो एयर प्योरीफायर लेना ही पड़ेगा। एयर प्योरीफायर का क्या बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे ये बात की गई। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बोथ इम्प्लिसिट हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, बोथ इम्प्लिसिट हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो कंसर्न्स क्या किया गया, कंसर्न किस चीज़ का है, एक फोकस किस पे रखा गया, एयर प्योरीफायर पे और पोल्यूशन पे, और इन दोनों की बात हमारे दोनों एजम्पशंस में बोली गई है। तो मेरे हिसाब से आपका बोथ इम्प्लिसिट होगा। तो आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा। या आपके ये टोटल 10 क्वेश्चन थे, सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे यही लगा, ठीक है। और अगर आप एक्सप्रेस वीडियो कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप परचेस करने के बाद आपको टेलीग्राम के सीक्रेट ग्रुप में दे दिया जाएगा, ऐड कर, वहाँ आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस PDF मिलेंगी, और आपको जो इस वीडियो कोर्स की जो वैलिडिटी वो लाइफ टाइम है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट आता है सर मेंस का ही पढ़ा रहे हो क्या, नहीं, प्री का भी इसी वीडियो कोर्स में होगा, मतलब वन टाइम पेमेंट आपका है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इन शॉर्ट यही बोलना चाहूँगा। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मैंने कोडिंग डिकोडिंग ली है, सिटिंग सर्कुलर अरेंजमेंट लिया, और आपका स्टेटमेंट एग्जाम्पशन लिया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, टाटा बाय बाय।